वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 22 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक पैन इंडिया एंटिटी का फ्रेमवर्क तैयार किया है, रिटेल पेमेंट से रिलेटेड होगी। इसे कहा जा रहा है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। इसी के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा वो 100 करोड़ रुपीज़ का होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो एंटिटी होगी ये सेटअप, मैनेज और ऑपरेट करेगी नए पेमेंट सिस्टम्स को रिटेल स्पेस में, जैसे कि एटीएम, आधार बेस्ड पेमेंट या रेमिटेंस सर्विसेज। और तीसरा ये है कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया जो होगा उसके पास अधिकार होगा कि वो इस एंटिटी के डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा और एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा इस एंटिटी के बोर्ड में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है केवल यही करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो मिनिमम पेडअप कैपिटल है वो 500 करोड़ रुपए है। पेडअप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बिकॉज आरबीआई के पास अपॉइंटमेंट और मेंबर के नॉमिनेशन का अधिकार है, ना कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा या उनके पास। देखिए जो नई अम्ब्रेला एंटिटी है ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट की जाएगी। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि ये फॉर प्रॉफिट होगी या नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी। कुछ समय में ये भी क्लियर हो जाएगा। 500 करोड़ मिनिमम पेडअप कैपिटल होगा और कोई भी एक इन्वेस्टर 40% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने पास नहीं रख सकेगा। जो अगला प्रश्न है वो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के बारे में है। ये एक इनिशिएटिव है, किसका है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टीच फॉर इंडिया। बताइए कौन सा है सही जवाब। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर एक वर्ड इंस्टीट्यूशन है तो आप इसी से कोरिलेट कर सकते हैं और ले आकर इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जोड़ दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सी इसका सही जवाब है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 रिलीज़ किया है। ये वेरियस पैरामीटर्स पे देखिए इनका जो एम है वो यहाँ पे बताया गया है। ये सिस्टमेटिकली रैंक करेंगे सभी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, इंडिकेटर्स पर, जो कि इस बात पर आधारित होंगे कि इनोवेशन को या एंटरप्रेन्योरशिप को किस लिहाज से डेवलप किया जा रहा है स्टूडेंट्स में और फैकल्टीज़ में। यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और डायोड्स लगे होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, मेटल्स और अदर केमिकल्स से मिलकर बना होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया। देखिए इसमें जो इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वाइट किया जाएगा। उन्हें माइक्रो प्रोसेसर दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि वो इसका इस्तेमाल करके नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाएं। आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने मिलकर 2 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए जिनका नाम है शक्ति और वेगा। इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर को उन्हें दिया जाएगा जिसकी मदद से वो नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। चूँकि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसमें खर्चा आता है, उसका आप प्रोटोटाइप बनाते हैं जो एक तरीके का मॉडल होता है, तो उसका जो खर्चा होगा वो इस इनिशिएटिव में वहन किया जाएगा और इसके लिए 4.30 करोड़ रुपीज़ का जो अलोकेशन है वो किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट या फंडिंग की बात की गई है। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि एक सेमीकंडक्टर चिप के साथ जुड़े होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से वो अपना काम करते हैं। ये एक प्रकार का CPU होता है, इट्स अ काइंड ऑफ CPU, जो कि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर होता है और इसमें मिलियंस ऑफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और डायोड्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका आकार महज कुछ मिलीमीटर्स का होता है और लगभग हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, मेटल्स और बाकी केमिकल्स से मिलकर बना होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसे कमर्शियली अवेलेबल करवाया गया था 1971 में
इंटेल 4004 के रूप में। जो अगला प्रश्न है वो निंजा UAV के बारे में है, जिसे आप ड्रोन बोल सकते हैं, निंजा ड्रोन। ये एक ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है जिसे अभी डिप्लॉय किया गया। ये किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया सिस्टम है या सर्विलांस सिस्टम है, किसका है ये? इंडियन एयरफोर्स का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, इंडियन रेलवे का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का? तो बताइए सही जवाब क्या है। अगर आप किस लगाने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर चार के चारों ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट सर्विलांस का काम तो सभी को करना होता है। एयरफोर्स भी करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी करती हैं, इंडियन रेलवे भी करता है और डिफेंस मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली करेगी। तो सर्विलांस का काम लगभग सभी लोग करते हैं। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, इंडियन रेलवे करेक्ट आंसर है, जिसे आप सबसे कम प्राथमिकता देंगे अगर सर्विलांस की बात आएगी तो। बट ये निंजा UAV जो है वो इंडियन रेलवे का ही एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो जो रेल की पटरियों के किनारे का स्पेस होता है जो रेलवे का होता है, उसे सर्विलांस करेंगे कि उसका मिसयूज़ ना किया जा रहा हो, वहाँ पर कोई कूड़ा ना फेंक रहा हो, गैम्बलिंग ना कर रहा हो या फिर उसे कोई नुकसान ना पहुँचा रहा हो। अगर कहीं कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उस समय भी इसकी मदद ली जा सकेगी इस ड्रोन की। जो अगला प्रश्न है वो लिंगराज टेम्पल के बारे में है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसे देवला स्टाइल में बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस टेम्पल को ऐसा माना जाता है कि सोमवंशी डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया और बाद में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स या एडिशन किए गए गंग डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, आपको बताना है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो देखिए, लिंगराज टेम्पल लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड होगा, इसमें तो आपको विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देवला स्टाइल में है या नहीं है, आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और सोमवंशी डायनेस्टी के राजा ने इसे बनवाया था कि नहीं बनवाया था, इसमें भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। बट यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सी आपका सही जवाब है। उड़ीसा की सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि वो 11वीं सेंचुरी का जो लिंगराज टेम्पल है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, ताकि 350 साल पहले जो इसकी स्थिति थी, जिस स्थिति में ये टेम्पल था, उसी स्थिति में इसे फिर से लाया जा सके। मतलब इसे अच्छी स्थिति में थोड़ा लाने का प्रयास किया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये। कलिंगा आर्किटेक्चर का रिजेंबलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देवला स्टाइल में बनाया गया है। देवला स्टाइल में एक्चुअली में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं टेम्पल्स में, विमान, जगमोहन, नाट मंदिरा और भोग मंडपा। ये 4 के चारों अगर किसी स्टाइल में होते हैं तो आप उसे देवला स्टाइल बोल सकते हैं। सोमवंशी डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनवाया गया था, वही बात है। एक आम क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे। टेम्पल में आपको विष्णु भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो भी मिल जाएंगी, क्योंकि बाद में जो यहाँ पर गंग रूलर्स आए, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि गंग रूलर्स ने इसमें कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह किए थे, तो वो जो जगन्नाथ सेक्ट है उसे प्रमोट करते थे या उसे पैट्रोनेज देते थे। तो 12वीं सेंचुरी के आसपास उन्होंने कई सारे विष्णु भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं उसे भी इनक्राव यहाँ पे करवाया है। जो अगला प्रश्न है वो अन्न वन डाइक चीता सेंटर के बारे में है। हाल ही में ये न्यूज़ में देखा गया है। कहाँ है ये, आपसे ये पूछा गया है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ईरान और ब्राज़ील। बताइए क्या है सही जवाब। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो ही बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका इंडिया से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर होगा, तभी आपसे पूछा गया है। सही जवाब बी है, साउथ अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। रिसेंटली जो मैसूरू जू है वहाँ पर अन्न वन डाइक चीता सेंटर जो साउथ अफ्रीका का है, वहाँ से 3 जो चीता हैं वो लाए गए हैं। चीता देखिए भारत में पाए नहीं जाते हैं। ये ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज़ है। इनके जो इंसेस्टर्स हैं उन्हें आप 5 मिलियन साल पुराना मान सकते हैं। मायोसीन एरा का वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है ये। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, इंडिया में नहीं है, बाकी जगहों पर मिलता है। 1952 में इंडिया में इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया। उसके पहले ये यहाँ पर पाए जाते थे, तो कहाँ चले गए? ऑब्वियसली हमने मार दिया। जैसे हम कई सारे जानवरों को मार देते हैं, तो हमने चीता को मार के ख़त्म कर दिया है और बाकी जानवरों को हम धीमे धीमे मार रहे हैं, उन्हें भी हम ख़त्म कर देंगे जल्दी। और जब हम सारे जानवरों को मार देंगे तो फिर हम कीड़े मकोड़ों को मारेंगे, और उन सबको जब मार देंगे तो फिर हम यहाँ पर अकेले रहेंगे। एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अभी हम कर रहे हैं। एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, केवल ईरान में ही सर्वाइव करता है। हमने ईरान से कई बार मांगने की कोशिश की बट वो देने को तैयार हुए नहीं है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जिसके बेसिस पर आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये केरला का पहला नेशनल पार्क है। ये वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स में लोकेटेड है, अलॉन्ग विद वेस्टर्न घाट बताया गया है आपको। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, दैट्स अनामुडी, वो आपको इसी पार्क में मिलेगी। सही जवाब बताइए क्या है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क, माथीकेटन सोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क या फिर पावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सही जवाब क्या है?
ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में आपको बताई जा रही है। हाल ही में एक लैंडस्लाइड वहाँ पे देखने को मिली। एक छोटा सा गांव है राजमाला वार्ड में, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ये लैंडस्लाइड हुई है जो कि इराविकुलम नेशनल पार्क में हुई है। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरला में आपको मिलेगा, सदर्न वेस्टर्न घाट के पास में। ये केरला का पहला नेशनल पार्क था। इराविकुलम को लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्ट्रीम्स या फिर पूल्स, यानी कि तालाब। 3 टाइप के प्लांट्स कम्युनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी, ग्रासलैंड, श्रबलैंड और शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट जो होते हैं वो पैचेस होते हैं पेड़ों के छोटे छोटे। जो अगला प्रश्न है वो श्रीशैलम डैम के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, कहाँ बना है ये आपसे पूछा गया है। केरला में पेरियार नदी पे, तमिलनाडु में कावेरी नदी पे, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे या फिर कर्नाटका में कावेरी नदी पे। बताइए क्या है सही जवाब, कहाँ बना है ये। सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है, कृष्णा नदी पे ये आंध्र प्रदेश में बना है। हाल ही में तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक बहुत तेज़ी से आग लगी, जो कि ये जो डैम है इसके बिल्कुल बगल में ही है, कुछ ही दूरी पर है। खैर ये जो डैम है वो आंध्र प्रदेश में है। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये डैम आपको दिखाया गया है और यहीं से बॉर्डर जाता है तेलंगाना का। बिल्कुल है ये आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल तेलंगाना के बॉर्डर से लगता हुआ ये डैम है, श्रीशैलम डैम, ठीक है। और यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट में जो कृष्णा नदी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी को ये ड्रेन करती है और कृष्णा वेनी के नाम से भी जानी जाती है। तुंगभद्रा इसकी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और लॉन्गेस्ट है भीमा। पंचगंगा, वरना और यरला रिवर संगली में आके मिलती हैं और ये लोकेशन काफ़ी होली मानी जाती है। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के पार्ट पे है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी थी या मिनरल्स की बात करी थी, तो देखिए डायमंड्स के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। डायमंड का जो अकरेंस है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही रिपोर्ट किया जाता रहा है इंडिया में। मतलब पहले भी मिलता था, जब हम डायमंड के बारे में नहीं जानते थे तब भी ये मिलता था और उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। प्रेजेंटली जो डायमंड फील्ड्स हैं इंडिया में वो किन रीजन्स में पाई जाती हैं ये आपसे पूछा गया है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। साउथ इंडियन ट्रैक्ट में आंध्र प्रदेश के, सेंट्रल इंडियन ट्रैक्ट में मध्य प्रदेश के जिसमें पन्ना बेल्ट भी आ जाएगा, ईस्टर्न इंडियन ट्रैक्ट में जो कि मोस्टली उड़ीसा में है। बताइए जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि यहाँ पाया जाता है, क्या सही है ये। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूँ, सही है। इन तीनों जगहों पर आपको डायमंड मिलते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत डायमंड नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया एक्चुअली में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग बिजनेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हम दूसरे देशों से डायमंड लेकर आते हैं, उनकी कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। स्पेशली जो छोटे डायमंड्स की कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है उसके लिए इंडिया जाना जाता है। उसके बाद हम वापस से उस डायमंड को एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा नोटेबल प्रोडक्शन होता नहीं है। कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा में डायमंड मिलता है और 4 लोकेशंस यहाँ पर आपको बताई गई हैं। साउथ इंडियन ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश, सेंट्रल इंडियन ट्रैक्ट मध्य प्रदेश, बहरादीन कोडावली एरिया जो छत्तीसगढ़ का है और ईस्टर्न इंडियन ट्रैक्ट जो कि मोस्टली उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट ऑयल डिपॉजिट है कंट्री का वो कहाँ, किस स्टेट में डिस्कवर किया गया था। ऑप्शंस हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, आसाम, ईस्टर्न ऑफशोर, राजस्थान। सही जवाब बताइए। सही जवाब बी है, आसाम में डिगबोई नाम की एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले 1989 में जो ऑयल डिपॉजिट है इसे खोजा गया था। संभवतः इस जगह का नाम डिगबोई इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे खोजा था, तो वो किसी जो इंडियन लेबरर्स थे या कोई बच्चा रहा होगा जिनसे वो वहाँ पर खुदाई करवा रहे होंगे तो उसको बोल रहे होंगे डिग बॉय मतलब खोदो बच्चे, तो फिर इसका नाम उन्होंने डिग बॉय रख दिया होगा। नाउ इट्स डिगबोई जो कि जगह वहाँ पर अभी भी है। तो 31 मार्च 2000 कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। 31 मार्च 2018 में जो डेटा है हमारे पास अभी वो अवेलेबल है। 494 मिलियन टन जो ऑयल रिजर्व है वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 2017 की तुलना में थोड़ा कम है। लार्जेस्ट रिजर्व आपको वेस्टर्न ऑफशोर में मुंबई हाई में मिलेगा 40% और आसाम में 72%। इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं वो 5 मिलियन टन का है। और हमारे पास 3 अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं जहाँ पर हम ऑयल रिजर्व रखते हैं, मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पाडूर। इंडिया 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है यूएस और चाइना के बाद। 2018 का डेटा यहाँ पर है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखिए। कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली एस पे डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम DPP, जहाँ पर आपको प्लानिंग के साथ तैयारी करवाई जाती है। PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल, CSU कोर्स भी है कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू UPSC, जहाँ पर आपकी पूरी क्लासेस होती हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगी। इन कोर्सेज को आप video.onlyis.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं या फिर onlyis का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपका जो होमवर्क रहेगा वो वही सेम ही रहेगा। आप नेचुरल रिसोर्सेज या फिर मिनरल्स इनको तैयार रखिएगा पूरा, इन्हीं से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।